जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान को एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक रहेगा आज का झारखंड में वन प्रबंधन। झारखंड में वन प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, वन प्रबंधन क्या है, इसका शुरुआत कब किया गया, इसमें कितना समितियों का गठन किया गया है, वन अधिकार क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये क्लास पहुंचाने का काम कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड में वन प्रबंधन। तो झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 ईस्वी के बीच में जे.एफ. हेबिड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे.एफ. हेबिड द्वारा 1982 से 85 के बीच में, ठीक है। और सन 1909 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया। सन 1909 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया। और भारत के आज़ादी के पूर्व, अगला पॉइंट, भारत के आज़ादी के पूर्व झारखंड में 95% निजी वन थे। कितना परसेंट? 95%। भारत के आज़ादी के पूर्व झारखंड में 95% निजी वन थे तथा बाद में इसका सरलीकरण किया गया। इसके बाद क्षेत्र में वन आच्छादन में लगातार कमी आती गई। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब झारखंड में 95% निजी वन थे और उसके बाद इसका सरलीकरण किया गया। इसके बाद क्षेत्र में वन आच्छादन में लगातार कमी आती गई और कमी आने का कारण है कि पेड़ों को काट काट कर यहाँ पर खेती किया जाता था, ठीक है। इस वर्ष यहाँ पर खेती किया काट के तो अगला वर्ष कुछ दूसरा जगह करेगा। तात्पर्य यह है कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार यहाँ पर खेती किया तो यहाँ का उपजाऊ कम हो जाता था, ये मान्यता थी, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट जगह पर वनों को काट कर वहाँ पर खेती योग्य भूमि बनाया जाता था और खेती किया जाता। तो इसी के वजह से वन आच्छादन में लगातार कमी आती गई। सन 1985-86 ईस्वी में इस क्षेत्र के लगभग 42% क्षेत्र पर वन था। कब? 1985-86 में, मतलब झारखंड में लगभग 42% वन था, जो वर्तमान में मात्र 29.62% सीमित हो गया है। कितना घटा है? 1985-86 के बाद 12.38% घटा है, ठीक है। और भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार, मतलब भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार 33% वन आच्छादन हेतु राज्य में इस दिशा में समुचित प्रयास की आवश्यकता है। मतलब भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि झारखंड में 33% पर वन होना चाहिए, जो कि अभी कितना है? 29% मात्र है, ठीक है। तो 33% करने के लिए समुचित प्रयास की आवश्यकता है, जिसका एक महत्वपूर्ण घटक वनों का प्रबंधन है कि वन का प्रबंधन से ही 33% जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हम लोग देखते हैं कि राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में क्या क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो वन का प्रबंधन करने के लिए और वन का संरक्षण करने के लिए आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित है। अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी तो वन का संरक्षण और वन का प्रबंधन करना संभव नहीं है। तो इसके लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया है। इसके तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया गया है। कितना? 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां 21,860 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र पर कार्यरत है, ठीक है। कितना? 21,807 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में ये समितियां कार्य कर रही है। वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य के सभी प्रादेशिक वन प्रमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन कर लिया गया है। किसका? वन विकास अभिकरण का गठन कर लिया गया है। और रांची में स्थित, मतलब रांची में जो विश्वविद्यालय है, तो रांची में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है ताकि वनों के प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, ठीक है। मतलब वनों की प्रबंधन हेतु
क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या जोड़ना चाहिए, उन सभी चीज़ों को जो वानिकी संकाय है वहाँ पर ऐड किया गया है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। और राज्य के 3,424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 3,424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वनारोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मतलब पेड़ लगाने का जो भी झारखंड में जो बंजर भूमि है 9 लाख हेक्टेयर, तो वहाँ पर वन लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यहाँ पर वन लगाया जा रहा है। और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सामाजिक जो वानिकी है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता को कम किया जा सके। जब ग्रामीणों का वनों पर निर्भरता कम होगा तो पेड़ों की कटाई कम होगी, तो उसी के लिए सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक ना। और मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत निजी भूमि पर वनारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कि मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है उसके तहत निजी वन मतलब व्यक्तिगत जो भूमि है उस पर वनारोपण किया जा रहा है, उस पर पेड़ लगाया जा रहा है। राज्य के 100 से अधिक नर्सरी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है। मतलब ऑनलाइन तकनीकी रूप से इसको उन्नत, ऑनलाइन नहीं तकनीकी रूप से जो नया नया जो तकनीक आ रहा है उसी के रूप से उन्नत बनाया जा रहा है 100 से अधिक नर्सरियों को। स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम वन समितियों के माध्यम से लाह उत्पादन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण, उपयुक्त मशीन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। लाह उत्पादन के लिए फ्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उपयुक्त मशीन जो नया नया तकनीक आया है वो मशीन के हिसाब से मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो सके और वनों पर इन लोगों की निर्भरता कम हो सके, पेड़ों को कम काटे। और आम लोगों में प्रकृति के प्रति लगाव एवं अन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील उत्पन्न करने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ठीक ना। राज्य में पर्यावरण मित्र तथा पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए इको टूरिज्म नीति 2015 बनाई गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अधिसूचित वन भूमि, गैर वन भूमि पर मुख्य रूप से स्थल विशिष्ट वनारोपण योजनाएं चलाए जा रहे हैं। भू संरक्षण योजनाएं चलाए जा रहे हैं। जल्दी बढ़ने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं, इसके लिए भी योजना चलाया जा रहा है। तसर वनारोपण, शीशम वनारोपण आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के जो बजट था उसमें 6,900 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। और जो वन का जो अभिलेख है, वन का जो कागजात सब है, जो वन का जो सीमा है, उन सबों को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। और शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। अब अगला देखते हैं नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान। तो इस अभियान के तहत नदी के साइड में वृक्षारोपण किया गया है। ठीक ना। इसको चलिए देखते हैं इसका शुरुआत कब किया गया। तो इस महोत्सव तथा अभियान का संचालन 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच किया गया था। 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच में किया गया था इसका संचालन। इस अभियान के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे, देख रहे हैं ना, 24 नदियों के किनारे लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तक कुल 15,66,660 पौधे लगाए गए हैं। कितना? 15,66,660 पौधे 140 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाया गया है, पौधा लगाया गया है। इस अभियान के दौरान सर्वाधिक पौधे जमशेदपुर तथा रांची वन मंडल, जिसमें कितना 1,35,000 प्रति मंडल में पौधा लगाया गया है, तथा इसके बाद धनबाद वन मंडल में पौधे लगाए गए हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और अपने अधिकार को जानने के दृष्टिकोण से भी। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 और इसका जो नियमावली है 2008, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अपना जो अधिकार है उसको भी जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग अधिकतर जो विद्यार्थी है वो जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं, और जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं तो उन लोगों को क्या अधिकार है ये सब के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियमावली 2008 बनाया गया है। इसी को हम लोग देखते हैं विस्तार से।
इस अधिनियम के तहत वनवासियों को, मतलब ये जो अधिनियम है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियमावली 2008, इन दोनों को हम लोग अभी देखेंगे। तो इस अधिनियम के तहत वनवासियों को जंगल की ज़मीन पर निवास हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो जन, मतलब जो लोग वन क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसको वनवासी कहा जाता है, तो वनवासियों को जंगल की ज़मीन पर निवास हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें निम्न 2 तरह से परिभाषित किया गया है। अब किस तरह से परिभाषित किया है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला देखेंगे कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति। तो वन में जो निवास करती है, एसटी लोग जो निवास करते हैं वन में, उसको किस तरह से परिभाषित किया है, चलिए देखते हैं। तो इसके तहत अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य या समुदाय आते हैं जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका के वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर रहते हैं। किसमें? वन या वन भूमि पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के चारागाही समुदाय को भी शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को जंगल की ज़मीन पर निवास हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसको एसटी को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि वैसे एसटी लोग, मतलब वैसे अनुसूचित जनजाति जो प्राथमिक रूप से वन में निवास करते हैं और जीविका के लिए, मतलब जीने के लिए, वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर ही निर्भर है। ठीक है, इन लोगों को अधिकार प्राप्त है। और साथ में अनुसूचित जनजाति के चारागाही समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। अब सेकेंड देखते हैं, अन्य परंपरागत वन निवासी। पहला देख लिए एसटी, अब सेकेंड देखते हैं अन्य परंपरागत वन निवासी। तो एसटी के अलावा बहुत से ऐसे भी जनजाति हैं या जाति है जो बहुत पहले से वन में निवास कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भी अधिकार प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता आ रहा है या कर रहा था। ठीक है, और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है, इसको भी शामिल किया गया है। किसको? 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है, इसको भी इस अधिकार में शामिल किया। इसको भी वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया है। ठीक ना, समझ गए? अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट में है, निवास एवं खेती के लिए जंगल की ज़मीन पर अधिकार तभी मिलेंगे। कब मिलेगा उसको चलिए देखते हैं। निवास एवं खेती के लिए जंगल की ज़मीन पर अधिकार तभी मिलेंगे जबकि अधिनियम में परिभाषित वन निवासियों द्वारा जंगल की ज़मीन 13 दिसंबर 2005 के पहले से अधिभोग में हो। मतलब जंगल की ज़मीन पर 13 दिसंबर 2005 के पहले से अधिभोग में हो, मतलब उसका कब्जा में हो, अधिभोग उसका उपभोग कर रहा हो, तभी इसको निवास एवं खेती के लिए जंगल की ज़मीन पर अधिकार मिलेगा। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट, जंगल की ज़मीन 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में हो। मतलब 13 दिसंबर 2005 के पहले से जंगल की ज़मीन उसका अधिभोग में हो। ठीक, और 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में हो। ठीक है, तभी इसको निवास एवं खेती के लिए जंगल की ज़मीन पर अधिकार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, अधिनियम में 1 ग्राम को परिभाषित किया गया है। 1 ग्राम क्या है? 1 ग्राम को परिभाषित किया गया है, 1 ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों को खेती एवं आवास के लिए वन भूमि पहले से ही वन विभाग के द्वारा दिया गया है। इस अधिनियम में 1 ग्राम को परिभाषित किया गया है और 1 ग्राम में रहने वाले, 1 ग्राम मतलब वन का जो गांव है, वन आसपास में जो ग्राम है ना, उसी को 1 ग्राम कहा गया है। तो 1 ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों को खेती एवं आवास के लिए, मतलब खेती उती करने के लिए और घर बनाने के लिए वन भूमि पहले से ही वन विभाग द्वारा दिया गया है, जिससे इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार मिलना निश्चित है। मतलब इन लोगों को वन अधिनियम में अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जो नया जो कानून है उसमें वन भूमि पर वन निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। जो ग्राम में सभा होता है, इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा को नियमावली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना है। किसका? ग्राम सभा का गठन करना है। इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने के लिए भी
प्राधिकृत किया गया है, मतलब शक्ति प्रदान किया गया है। इसके लिए ग्राम सभा अपने ही सदस्यों से एक समिति अलग से गठित करेगी। ठीक है, वन को बचाने के लिए ग्राम सभा एक अलग से समिति गठित करेगी। इसके लिए इस अधिनियम में शक्ति प्रदान किया गया है, प्राधिकृत किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी। पहला पॉइंट में ही देखे थे हम लोग एसटी और अन्य परंपरागत कहने का मतलब कि बहुत पहले से वन क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं। वन परंपरागत निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 को लागू करने हैं तो मूलतः 2 प्रकार से आगे बढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन प्रकार है ये चलिए देखते हैं। तो इसके लिए वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकारों को अवधारित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी है तथा इसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करना है। ठीक है, वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकारों को अवधारित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी है तथा इसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करना है। और वन को बचाने के लिए प्राधिकार या मतलब शक्ति पाने के लिए भी अलग से एक समिति, वन सुरक्षा समिति का गठन करना है। ठीक है, वन को बचाने के लिए, बचाने में शक्ति पाने के लिए, मतलब वन को बचाने में जो शक्ति मिलना है उसके लिए भी एक अलग से एक समिति का गठन करना है, वन सुरक्षा समिति। ठीक है, तभी यह शक्ति मिलेगी, नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी। अब चलिए देखते हैं छठा पॉइंट, वन भूमि पर आवास एवं कृषि के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर जो अधिकार इस कानून में दिए गए हैं उसके बारे में ग्रामवासियों को वास्तविक स्थितियों की जानकारी होनी आवश्यक है। मतलब वन भूमि पर आवास एवं कृषि के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर जो अधिकार इस कानून में दिया गया है उसके बारे में ग्रामवासियों को वास्तविक स्थितियों की जानकारी होनी आवश्यक है। जब जानकारी ही नहीं होगी तो अपना अधिकार को जो आम लोग हैं वो कैसे जानेंगे। ठीक है, तो झारखंड राज्य के 85% वन लगभग इसके 13,000 राजस्व ग्राम में सुरक्षित वन के रूप में है। कितना? 13,000 राजस्व ग्राम में 85% वन लगभग सुरक्षित वन के रूप में है। तो इन वनों से लकड़ी, फूल, फल, बीज, पत्ती, लाह लगाने इत्यादि का सामूहिक अधिकार सभी ग्रामवासियों के खतियान में है। जो लोगों का जो खतियान है उसमें ये अधिकार प्राप्त है। इसमें क्या क्या प्राप्त है? वनों से लकड़ी, फूल, फल, बीज, पत्ती, लाह लगाने इत्यादि का सामूहिक अधिकार सभी ग्रामवासियों के खतियान में इंडिकेट है और ये वन कानून मान्य है। इसको वन का कानून जो है वो मानता है। किसी गांव का कोई भी ग्रामीण, मतलब कोई गांव का कोई भी ग्रामीण प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं, मतलब प्राथमिक रूप से वन में निवास करता है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर नहीं रहे हैं। मतलब वन में निवास करता है लेकिन वो अपना जीविकापार्जन के लिए वन का भूमि चाहे वन पर निर्भर नहीं रहे हैं तो उन्हें इस अधिनियम के अनुसार वन निवासी नहीं कहा जाएगा और वन भूमि पर कृषि या आवास के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, जो वन में रहता है लेकिन जीने खाने के लिए वन पर निर्भर नहीं है या वन भूमि पर निर्भर नहीं है उसको वन निवासी नहीं कहा जाएगा और उसको वन भूमि पर कृषि या आवास के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए गठित समिति के माध्यम से ग्रामवासियों को अधिकार, भागीदारी एवं सम्मान देने का निर्णय वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 6023 दिनांक 15 नवंबर 2007 में लिया जा चुका है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी सभी ग्रामवासियों को होनी चाहिए। तो चलिए क्या क्या बिंदु है इसको देखते हैं। तो वन सुरक्षा समिति की अनुमति के बगैर, मतलब वन सुरक्षा समिति जो बनाया गया है शक्ति पाने के लिए वन सुरक्षा समिति बनाना आवश्यक था। तो वन सुरक्षा समिति की अनुमति के बगैर मामूली घटनाओं में किसी भी ग्रामीण पर वन मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब जो छोटा मोटा जो घटना होती है उसमें वन सुरक्षा समिति की अनुमति के बगैर, मतलब बिना अनुमति के ग्रामीण पर वन मुकदमा नहीं चल सकता है। इसी के बारे यहाँ पर बोला है, इतना बड़ा शक्ति दिया है। ठीक ना, वन सुरक्षा समिति को। तो वन अपराध की सुलह वन सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर ही होगी। मतलब वन में किसी प्रकार का अपराध करता है ग्रामीण
ठीक है, लकड़ी उकड़ी कुछ ज़्यादा कुछ काट लेता है तो उसका सुलह करने के लिए वन सुरक्षा समिति की अनुशंसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, केम्पा। अब केम्पा क्या है? तो केम्पा है, देखिए इसका पूरा नाम बता रहा हूँ मैं, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका गठन प्राकृतिक वनों की संरक्षण, जो प्राकृतिक जो वन है इसका संरक्षण, वन्य जीवों का प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु इसका गठन किया गया है। किसका? केम्पा का। इसको याद रखिएगा। केम्पा का गठन भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2004 में किया गया था। कब किया गया था केम्पा का गठन? भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2004 में किया गया था तथा झारखंड सरकार द्वारा केम्पा को अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया। झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया है? अक्टूबर 2009 में। और भारत सरकार कब किया था? जुलाई 2004 में। केम्पा गतिविधियों गूगल से जुड़ी हुई है। किससे? गूगल से जुड़ी हुई है तथा झारखंड राज्य में 1605 पौधारोपण परियोजना को इसके तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक ना। झारखंड में केम्पा का मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन एवं वन प्रबंधन। ठीक है, अगला देखते हैं, संरक्षित वनों के अंदर और बाहर के वन्य जीवों एवं उनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना, प्रतिपूरक वनीकरण, विज्ञान शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत वन प्रबंधन। तो ये रहा आज का टॉपिक, झारखंड में वन प्रबंधन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल में जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद। जय हिंद।